तो दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। आज हम लोग भारत पर यवन आक्रमण का दूसरा भाग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से भारत पर यवन आक्रमण का पहला भाग किया था। पहले भाग में हम लोगों ने इंडो ग्रीक वंश और फिर शक वंश को पढ़ा और उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त कौन कौन सा वंश, पहलव वंश और पढ़ेंगे कुषाण वंश। इन दोनों वंश के सारे तथ्यों को पढ़ेंगे जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को भी करेंगे दोस्त। आज हम लोग का इस वीडियो में जो भारत में होने वाला यवन आक्रमण था वो पूरा तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कल हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला वंश कौन सा है? पहलव वंश। पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? तो मिथ्रेडेटस प्रथम, कहीं कहीं पे मिथ्रेडस प्रथम भी लिखा हुआ रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन है इसके संस्थापक? तो याद रखिए कौन है? मिथ्रेडेटस प्रथम। कौन है दोस्त? मिथ्रेडेटस प्रथम। ये मूल रूप से ईरान के निवासी थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पार्थियन। क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्थियन। याद रखिएगा, ये जब शकों का यहाँ पे अंत होता है भारत में, तब इनका भारत में आगमन हुआ। पहले को भारत में आए जब शक खत्म हो गए। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे, जब मौर्य वंश खत्म हो गया था तो किस वंश का उड़ीसा में उदय हुआ था? चेदी वंश का। उसी तरीका से जब यहाँ पे शक वंश खत्म हुए, शकों का समाप्ति हुआ, उसके बाद किसका आगमन हुआ? पहलवों का। याद रखिएगा दोस्त। अगर हम लोग इस वंश का बात करें तो सबसे महान राजा कौन हुए? गोंडो फर्नीज। कौन हुए दोस्त? गोंडो फर्नीज। ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा और सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इनका शासनकाल कब से कब तक? तो दोस्त तो याद रखिएगा 20 ईस्वी से लेके 41 ईस्वी तक। 20 ईस्वी से लेके 41 ईस्वी तक। इनका राजधानी क्या था? तक्षशिला। राजधानी क्या था दोस्त? तक्षशिला। और एक इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट बात याद रखना है जो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि इनके समय वो कौन से फादर थे या तो कौन से व्यक्ति थे जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार के लिए आए थे? तो याद रखना है संत थॉमस। कौन याद रखना है दोस्त? संत थॉमस। ये पहले व्यक्ति हैं जो ईसाई धर्म के लिए केरल आए थे। कहाँ आए थे दोस्त? केरल। देखिए इसके इनके बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए। संत थॉमस 52 एडी में केरल के मुजरिस बंदरगाह पर आए थे और यहीं इनका हत्या चेन्नई तमिलनाडु में कर दिया गया था। भारत में ही इनका हत्या कहाँ किया गया था? चेन्नई के तमिलनाडु के पास मयालापुर में। कहाँ किया गया था दोस्त? मयालापुर में किया गया था, याद रखिएगा। और अगर पहलव वंश का अंतिम शासक का बात किया जाए तो कौन है पहलव वंश का अंतिम शासक? पकोरेस। कौन है दोस्त? पकोरेस। याद रखिएगा इस वंश के अंतिम शासक कौन है? पकोरेस। याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग इसी में हम लोग अंतिम वंश पढ़ेंगे जो भारत में यवन आक्रमण हुआ था, उसमें अंतिम वंश किसके बारे में पढ़ेंगे? कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? कुजुल कड़फिसेस। कौन है दोस्त? कुजुल कड़फिसेस। कहीं कहीं पे कुजुस कड़फिसेस भी लिखा हुआ रहता है, तो दोनों नाम याद रखना है, कुजुल कड़फिसेस या कुजुस कड़फिसेस। ये जो कुजुल कड़फिसेस था ये भारत में बहुत ज़्यादा तांबे का सिक्का जारी करता है। किस चीज़ का सिक्का जारी करता है? तांबे का। जैसे हम लोग इंडो ग्रीक का देखे थे, जो इंडो ग्रीक था वो लोग क्या किया था? सोना का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था दोस्त? सोना का सिक्का। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कुषाण वंश वाला लोग ही है जो सबसे ज़्यादा और सबसे शुद्ध सोना चलाता है। तो चलिए दोस्त आगे पढ़ेंगे। जो कुजुल कड़फिसेस था किस चीज़ का सिक्का चलवाया? तो ये तांबा का सिक्का चलवाया था। और अगर बात करें कि जो कुषाण था ये किस जनजाति से संबंधित थे? तो यूची जनजाति से। किस जनजाति के शाखा थे या किस जनजाति से संबंधित थे? यूची। और ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ये कहाँ से आए थे पहलव वंश? ईरान से। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये कुजुस कड़फिसेस इसका संस्थापक है, पर हम लोग किसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं? वीम कड़फिसेस को, जो कुषाण वंश है इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वीम कड़फिसेस को क्या माना जाता है? कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। इसने बहुत बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का जारी किया था। इससे ये पता चलता है कि ये वंश कितना समृद्ध था। सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का, इसको देख के पता लगाया जाता है कि उस समय का ये जो वंश रहा होगा बहुत ही समृद्ध रहा होगा। और अगर बात करें तो ये शैव धर्म को मानता था। किसको मानता था दोस्त? शैव धर्म को। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि इसके सिक्के में शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र मिला है। क्या क्या चित्र? किस किस चीज का चित्र मिला है दोस्त इसके सिक्का में? शिव, नंदी और त्रिशूल। शिव, नंदी और त्रिशूल याद रखना है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसेस। वास्तविक संस्थापक कौन है? वीम कड़फिसेस। जो कुजुल का कड़फिसेस था वो तांबा का सिक्का जारी करवाया और वीम कड़फिसेस बहुत बड़े मात्रा में सोना का सिक्का जारी करवाता है दोस्तों। तो चलिए आगे जो इसके सबसे प्रतापी राजा हैं कनिष्क, उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कनिष्क के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्त, कनिष्क, जो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। इनका शासनकाल कब से कब तक है, तो याद रखिएगा दोस्त 78 एडी से लेके 105 ईस्वी तक, 78 ईस्वी से लेके 105 ईस्वी तक। तो 78 ईस्वी में जब इनका राज्यारोहण हो रहा था या राज्याभिषेक हो रहा था, उसी समय ये क्या चलवाते हैं, शक संवत चलाते हैं। क्या चलवाते हैं दोस्त, शक संवत। तो जो भारत सरकार जिस कैलेंडर को मानती है वो यही कैलेंडर है, शक संवत। याद रखना है दोस्त, जो भारत सरकार जिस कैलेंडर को मान्यता दी है वो कौन सा कैलेंडर है, शक संवत। याद रखना है दोस्त। अगर हम लोग राजधानी का बात करें कि कनिष्क के समय राजधानी कहाँ था, तो पुरुषपुर, जो अभी वर्तमान में उसको क्या बोला जाता है, पेशावर। क्या नाम था दोस्त उस समय, पुरुषपुर, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, पेशावर। और दूसरा राजधानी क्या था, मथुरा। दूसरा राजधानी क्या था, मथुरा। तो कनिष्क के समय दो राजधानी था, एक पुरुषपुर जो अभी क्या है पेशावर, और दूसरा राजधानी क्या था, मथुरा। याद रखना है दोस्त। और कनिष्क का उपाधि का बात करें तो कौन सा उपाधि लिया था, देवपुत्र। कौन सा उपाधि लिया था, देवपुत्र। और अगर बात करें कि जैसे जो कनिष्क है इसको हम लोग दूसरा अशोक भी कहते हैं। कनिष्क को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखना है, दूसरा अशोक। तो दूसरा अशोक के नाम से कौन फेमस है, तो याद रखना है कनिष्क। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क को दोस्तों याद रखना है। और इसका दूसरा उपाधि क्या था, तो देवपुत्र। क्या था दूसरा उपाधि दोस्त, देवपुत्र। याद रखना है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में भी अशोक के जैसा ही बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार होता है। साथ में अशोक के समय बौद्ध का तीसरा संगति हुआ था, और जो कनिष्क है उसके समय बौद्ध का चौथा संगति होगा। क्या होगा दोस्त, चौथा संगति। कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। इसका अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र। अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र। इसमें एक और चीज याद रखना है कि जो चौथा बौद्ध संगति है, इसके बाद जो बौद्ध धर्म है ये दो भाग में बट गया। कितना भाग में बट गया दोस्त, दो भाग में। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। ये दोनों किस आधार पे बटे, तो आप हीनयान को ऐसे समझिए कि हीनयान जो गौतम बुद्ध उपदेश दिए थे उसी को अपना आदर्श मान के आगे बढ़े, और जो महायान थे महात्मा बुद्ध को भगवान के तरह माने, उनका मूर्ति का निर्माण किए और अपना आधुनिक नया नया आधुनिक तरीका से नीति नियम जोड़े। तो उस दो शाखा में बढ़ गया, जो एकदम प्योर जो भगवान बुद्ध का उपदेश था उसको मानने वाले, और महायान कौन है, जो भगवान बुद्ध का मूर्ति बना के पूजा करते हैं और उसमें आधुनिक तौर तरीका से नियम कानून जोड़े। तो याद रखिएगा दोस्त, म से याद रखिएगा महायान, यानी महायान कौन होगा, जो मूर्ति बना के पूजा करता है, और हीनयान कौन होगा, जो उनके उपदेशों का पालन करता है। याद रखिएगा दोस्तों, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध संप्रदाय दो भागों में टूटा, चौथा बौद्ध संगति के समय। चौथा बौद्ध संगति किसके समय पे हुआ था, कनिष्क के समय। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आगे हम लोग बात करें कि कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, उसमें से कुछ कुछ विद्वान के मैंने नाम का जिक्र किया हुआ है। कौन कौन है, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र। ये वसुमित्र यही है दोस्त जो चौथा बौद्ध संगति के समय क्या किया था, अध्यक्ष था। तो मैंने यहाँ पे चार विद्वानों का नाम लिखा है, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र। वसुमित्र कौन है, जो चौथा बौद्ध संगति के समय अध्यक्षता किया था। अगर अश्वघोष का बात करें तो ये अश्वघोष वही विद्वान है जो बुद्ध चरित का लेखक है। किसका लेखक है, बुद्ध चरित का रचना किया था। और बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, रामायण। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, बौद्धों का रामायण। याद रखिएगा दोस्त। जो नागार्जुन थे इनको भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टीन। और ये कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो सापेक्षता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिए थे दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत। याद रखना है। यहाँ पे एक और विद्वान था जो कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क का क्या था, राजवैद्य। ये चरक संहिता लिखा था। ये क्या लिखा था, चरक संहिता। ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक था। इसमें उसी समय सोचिए दोस्त, जब हम लोग अभी अभी ऑपरेशन करना सीख रहे हैं, तो ये उसी समय अपने पुस्तक में ऑपरेशन का चित्र बना बना के, कैसे किसी शरीर को सिलना है, उसको फाड़ के उसमें कैसे उसका मतलब या तो घाव को ठीक करना है, ये सब सारा चीज़ों का चित्र बना बना के ये इस पुस्तक में सोचिए उसी समय पे उल्लेख करके चले गए हैं दोस्त। तो सोचिए कितना महान थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक। तो चरक को क्या माना जाता है दोस्त, आयुर्वेद का जनक। वसुमित्र के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया ही। और अगर बात करें कला और स्थापत्य के बारे में, तो जो कनिष्क था उसके समय पे दो शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, एक गंधार शैली और मथुरा शैली। हम लोगों ने गंधार शैली के बारे में कल ही जिक्र किया हुआ है।
कब? जब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ रहे थे। उस समय पे हम लोगों ने गंधार कला के बारे में पढ़ा है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। गंधार कला क्या है? तो ये यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण है। यूनानी और भारतीय कला का क्या है? मिश्रण। लेकिन जो मथुरा शैली है, जिसका कनिष्क के समय पे बहुत ज़्यादा विकास होता है, तो ये मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय शैली है। और अगर बात करें कि इसका खास बात क्या है, तो जो मथुरा शैली था, इसी शैली में जो भगवान बुद्ध हैं उसका सबसे पहले मूर्ति बनाया गया था। क्या किया गया था दोस्त? गौतम बुद्ध का सबसे पहले मूर्ति बनाया गया था, और कनिष्क के समय ही पहला बौद्ध का खड़ा मूर्ति बनाया गया था। पहला बौद्ध का क्या बनाया गया था दोस्त? खड़ा मूर्ति, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का सारा तथ्य खत्म हुआ। अब हम लोग आगे प्रश्न लगाएंगे दोस्त। सारे तथ्यों को अच्छे से पढ़िएगा, भूल जाइएगा तो बार बार रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न को 2x में स्पीड में देख लीजिएगा दोस्त। अभी आराम से देख लीजिए फर्स्ट बार, जब दोबारा देखिएगा तो सिर्फ प्रश्न लगाइएगा। प्रश्न को 2x में देखिएगा, अगर कोई प्रश्न नहीं बना तो दोबारा तथ्य पढ़ लीजिएगा, इससे आप लोगों का समय बचेगा दोस्त। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न लगाना शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को लगाते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम लोग का? पहलव पार्थियन वंश का संस्थापक कौन है? तो पहलव या पार्थियन वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? तो याद रखिएगा मिथ्रेडस प्रथम। कौन था दोस्तों? मिथ्रेडस प्रथम, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहलव शासक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? पहलव शासक मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा ईरान। कहाँ के निवासी थे दोस्त? ईरान, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पहलव शासक के समय ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किसके समय पे आया था दोस्त? गोंडो फर्निस के समय आया था। किसके समय पे आया था? गोंडो फर्निस के समय पे आया था दोस्त, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि कहाँ आया था, तो केरल में आया था। कहाँ आया था दोस्त? केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, कि जो पहलव शासक गोंडो फर्निस की राजधानी कहाँ थी? गोंडो फर्निस के समय उसकी राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। कहाँ थी राजधानी दोस्त? तक्षशिला। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कडफिसेस। कौन किया था दोस्तों? कुजुल कडफिसेस, याद रखिएगा। और ये बहुत सारे तांबों का सिक्के जारी करता है। बहुत सारी तांबों का क्या करता है? सिक्का जारी करता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। कुषाण वंश किस जनजाति की एक शाखा था? तो कुषाण वंश यूची जनजाति की शाखा थी। किसका शाखा थी दोस्तों? यूची जनजाति की। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? वो है विम कडफिसेस। किसे माना जाता है? विम कडफिसेस। अगला प्रश्न है, विम कडफिसेस के सिक्कों पर किनकी आकृतियां मिलती है? तो विम कडफिसेस के सिक्कों पे शिव, नंदी और त्रिशूल की सिक्का मिलती है। किसका किसका सिक्का मिलता है दोस्त? शिव, नंदी और त्रिशूल। इससे ये पता चलता है कि वो शैव धर्म को मानता था। कौन? विम कडफिसेस, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कनिष्क का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ? तो 78 ईसा पूर्व में हुआ, माफ कीजिएगा 78 ईस्वी में हुआ। और 78 ईस्वी में जब इसका राज्यारोहण हो रहा था, उसी समय क्या करता है? शक संवत चलाता है, जिसको भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क का प्रथम राजधानी कौन सा था? तो कनिष्क का प्रथम राजधानी था पुरुषपुर। कनिष्क का प्रथम राजधानी कौन सा था दोस्तों? पुरुषपुर, याद रखिएगा। कनिष्क का प्रथम राजधानी क्या था? पुरुषपुर। जो और दूसरा राजधानी क्या था? मथुरा। दूसरा राजधानी क्या था दोस्तों? मथुरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कनिष्क कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कनिष्क कौन सी उपाधि धारण किया था दोस्तों? तो देवपुत्र। कौन सी उपाधि धारण किया था? देवपुत्र, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति किसके साल में हुई, किसके समय पे हुई थी? तो कनिष्क के समय। किसके समय पे हुई थी दोस्तों? कनिष्क के समय। और इसी बौद्ध संगति के समय जो बौद्ध धर्म है दो भाग में टूट जाता है, हीनयान और महायान। किसमें टूट जाता है दोस्तों? हीनयान और महायान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किया था दोस्त? वसुमित्र। कौन किया था दोस्तों? वसुमित्र। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया था? तो याद रखिएगा हीनयान और महायान। किसमें विभाजित हो गया था दोस्तों? हीनयान और महायान। जो महायान वाले लोग थे वो लोग भगवान बुद्ध का मूर्ति बना के पूजा करते थे, और जो हीनयान वाले लोग हैं वो लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलते थे। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो याद रखिएगा किसका अनुयायी था? महायान। हम लोग इसी के समय पे देखेंगे कि मथुरा कला और गंधार कला का बहुत ज़्यादा विकास होता है। तो जब कनिष्क था उस समय मथुरा कला में भगवान बुद्ध का पहला मूर्ति बनाया गया था। क्या किया गया था दोस्त? पहला मूर्ति बनाया गया था, याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र नामक जो पुस्तक है उसका रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरित्र नामक जो पुस्तक है उसका रचयिता है दोस्त अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष, याद रखिएगा।
चरक का एक पुस्तक है जिसको हम लोग बोलते हैं चरक संहिता। नागार्जुन सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, क्या दिए थे दोस्त? सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बुद्ध चरित को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित को। इसके लेखक कौन है दोस्त? अशोक घोष। कौन है? अशोक घोष। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्त। अगला प्रश्न क्या है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्त? नागार्जुन को। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत भारत के किस प्राचीन विद्वान ने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था दोस्त? नागार्जुन। कौन दिया था? नागार्जुन। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चरक संहिता के चरक किसके राजवेद थे? तो किसके राजवेद थे दोस्तों? तो कनिष्क का। किसके राजवेद थे? कनिष्क का। याद रखिएगा दोस्तों, किसके थे? कनिष्क के। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चरक को। किसको जाना जाता है दोस्त? चरक को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली किन दो कलाओं का मिश्रण था? जो गंधार कला शैली था किन दो कलाओं का मिश्रण था? तो यूनानी और भारतीय। यूनानी और भारतीय कला के मिश्रण से ही कौन सा बना था? गंधार कला। और एक मथुरा कला का जो हम लोग जिक्र किए वो पूर्णतः भारतीय कला था। क्या था दोस्तों? पूर्णतः भारतीय कला। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला शैली में बनाई गई? तो मथुरा कला शैली में। किस में बनाया गया था दोस्त? मथुरा कला शैली में। गंधार कला भारतीय और यूनानी कला का मिश्रित रूप है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा दोस्त, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव। कौन था? वसुदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेंट थॉमस की हत्या कहाँ की गई थी? तो सेंट थॉमस की हत्या मलयापुर चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्त? मलयापुर चेन्नई, जो तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्त? तमिलनाडु में। ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कुषाण शासकों ने किस देश के शासकों का नकल करते हुए देवपुत्र की उपाधि ली? तो किस देश का नकल करते हुए दोस्तों? वो है चीन। किसका नकल करते हुए? चीन का नकल करते हुए देवपुत्र का उपाधि लिया था। जो चीन का जो राजा लोग होता था अपने आप को भगवान का वंशज मानता था, तो उसी तरीका से यहाँ पे जो कनिष्क था उन लोग का भी देखा देखिए अपना नाम क्या रख लिया था? देवपुत्र। क्या रख लिया था दोस्त? देवपुत्र। देवपुत्र किसका उपाधि था? कनिष्क का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध भारतीय शासक कौन है? तो याद रखिए कनिष्क। कौन है दोस्त? कनिष्क। सबसे ज्यादा रेशम मार्ग पर कौन नियंत्रण रखता था? कनिष्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, विम कड़फिसेस किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? विम कड़फिसेस किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? शैव धर्म। इसका जो सिक्का है इससे पता चलता है दोस्त। क्यों? क्योंकि इसके सिक्का में ही त्रिशूल, शिव और किस चीज का साक्ष्य मिला दोस्त? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी दोस्त? मथुरा। कौन सी थी? मथुरा। तो चलिए दोस्त, आज का हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का इस चैप्टर में से जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य था और जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सारा हो जाएगा दोस्त। इसको करने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर क्वेश्चन लगा के देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस संवत को भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो शक संवत। किसको किया जाता है दोस्त? शक संवत। शक संवत कब लागू किया गया था, या तो इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में, जब कनिष्क का क्या हो रहा था? ध्वजारोहण या राज्याभिषेक हो रहा था, तब इसका शुरुआत किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो कमेंट कीजिएगा, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।